चलिए भाई, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एक्सरसाइज 1। और आपके जो डाउट्स मुझे मिले थे, मैं उन डाउट्स पर आज वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। उसमें पहला जो डाउट था वो एक्सरसाइज 1 में 6 क्वेश्चन था। और 6 क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको ये डाउट है, सवाल क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल बट नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें N2O। अगर आप N2O का स्ट्रक्चर देखें तो अपन ने पढ़ा था, ये होता है लीनियर। और SO2 का अगर हम देखेंगे तो बेंड, यानी कि ये तो शेप भी नहीं है, स्ट्रक्चरल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक की तो बात छोड़िए, ठीक है, आइसो स्ट्रक्चरल है ही नहीं। बी ऑप्शन जो दिया था उसने वो था कार्बोनेट। अगर हम कार्बोनेट की बात करते हैं तो कार्बोनेट ऐसा स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। और नाइट्रेट की बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर रखता है। अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपका जो है वो सेंट्रल एटम की बात करें तो वही 3 ऑक्सीजन है। टोटल अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर दोनों सही है, sp2 तो ये आइसो स्ट्रक्चरल भी है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, इसलिए इसको आंसर में नहीं जाएगा ये बी, ठीक है। सी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सी ऑप्शन की बात करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि NF3 है, पिरामिडल है, ये भी पिरामिडल है, लेकिन यहाँ F है और यहाँ H है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो आपके डिफरेंट आएंगे। इसका मतलब आइसो स्ट्रक्चरल है लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगला O3 है, O3 बेंट होता है। डी ऑप्शन देखो, O3 बेंट होता है ऐसे, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि NO2+ ये स्ट्रक्चर रखेगा, तो आंसर जाएगा इसका सी, ठीक है। अब यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल आंसर सी ही था, क्योंकि कार्बन में भी आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 6 आएंगे, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 7 था, ये हट गया, प्लस हो गया, हाँ है ना। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो अगर कार्बोनेट और नाइट्रेट के, तो जरा देखो कितना आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन में होते हैं 6, यहाँ कितने होते हैं 8, जल्दी बोलो 24, यहाँ कितने होते हैं 7, यहाँ कितने होंगे 24, ठीक है। अब ये 2 नेगेटिव और जोड़ दो इसमें, तो कितने हो गए ये +2, और यहाँ 1 नेगेटिव और जोड़ दो तो ये +1, तो 7 + 1 8, 6 और 2 8 + 24 24 सेम। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम है, स्ट्रक्चरल भी सेम है, तो इसलिए सी बी ऑप्शन हट गया, ये ज़्यादा बेस्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला डाउट देखते हैं 6th के बाद 8th। अगर हम 8th की बात कर रहे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड बाय लुइस सिंगल लुइस स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर ये कहना है कि ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जो सिर्फ सिंगल लुइस स्ट्रक्चर रखता हो, मतलब जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा हो। लुइस स्ट्रक्चर में अगर ऐसे लिखा आता है सवाल में कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल, मतलब सिर्फ एक स्ट्रक्चर से, यानी जिसमें रेजोनेंस नहीं हो, क्योंकि लुइस ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाई थी। तो अगर आप देखेंगे तो O3 में रेजोनेंस था, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव रेजोनेंस हो रहा था, तो ये आंसर नहीं जा सकता। NOCl की बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा ही था, SO2, ठीक है। और अगला है N2O, यहाँ भी रेजोनेंस होगा क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा देंगे। अब यहाँ पर आपने गलती कर दी, पूछो क्या सी ऑप्शन में जो आपने मिस्टेक की थी ना, वही मैंने यहाँ पर जानबूझ के की, कि आपने इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया होगा और आपको ये लगा होगा कि यार ये तो एक ही स्ट्रक्चर होती है, इसमें क्या रेजोनेंस होगा, लेकिन आप भूल गए इसमें वर्ड लिखा है लुइस। जब आप इसकी लुइस की तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैंने आपको इसका लुइस स्ट्रक्चर भी बताया था, तो आप पाएंगे कि ये ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, तो रेजोनेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए आपने जो मिस्टेक करी वो मैंने लिख दी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो रेजोनेंस आएगा, तो आंसर SO2 नहीं होगा, NOCl होगा। आंसर क्या जाएगा NOCl। आप फिर से कह रहा हूँ, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, लुइस लिखा हो तो लुइस के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, बस यही डाउट्स आएंगे आपको लुइस में। अगला देखो, द मॉलिक्यूल विच कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने आपको क्लास के अंदर कराया था अच्छे से यार, पोलर एंड नॉन पोलर। अगर आप ध्यान से देखो तो आप H2F2 की बात करते हैं,
H2F2 में तो सिर्फ पोलर ही होगा, क्योंकि H2F2 के अंदर H बॉन्डिंग होती है, ये H बॉन्डेड है ये, यहाँ सिर्फ पोलर है, आंसर नहीं जाएगा। O2F2 की बात करो, ये O2F2 आपका पोलर नॉन पोलर दोनों दिखा रहा है, ठीक है। O3 के अंदर पोलर नॉन पोलर नहीं है, ठीक है, तो आंसर आई थिंक बी होगा इसका। तो मॉलिक्यूल विच कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर है बी, ठीक है, क्योंकि H2F2 H बॉन्डेड है, उसमें कहीं F पर बॉन्ड नहीं आ रहा है और पोलर ही है वो, तो वैसे अगर ए आंसर नहीं है तो वैसे डी हो ही नहीं सकता। अगला देखो 9th के बाद 21, द स्पीशीज हैविंग नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड बट हैज बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू दैट ऑफ O2। तो पहले तो आपसे बोल रहा है कि इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर O2, तो अगर इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर O2 है तो भाई इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर O2 का मतलब O2 में तो 2 बॉन्ड होते हैं, ये ना 2 बॉन्ड। अब 2 बॉन्ड वाला कह रहा है, और क्या कह रहा है कि स्पीशीज हैविंग नो पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड ना हो, ठीक है। तो ClO3 की बात करो, ये आपका ClO3 माइनस आ गया, ये आपका PO4 माइनस 2 आ गया, PO4 माइनस 3, ठीक है। अगला आ गया सल्फेट, ठीक, और सल्फेट के बाद अगला दे रखा उसने XeO3, अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि द स्पीशीज हैविंग नो पी पाई बॉन्ड बट हैज बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू दैट ऑफ O2। अब इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर 2 के बराबर आ रहा है, जरा चेक करो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो पी पाई है, क्योंकि ये अपना d ऑर्बिटल दे रहा था डी पाई, तो ये तो हो नहीं सकता पी पाई। यहाँ पर भी पी पाई नहीं है, यहाँ पर भी देखो ये भी आपका क्या रख रहा है, डी पाई 2 है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखो यहाँ पर भी आपका डी पाई है, पी पाई नहीं है, और यहाँ पर भी आपका देखोगे तो डी पाई आएगा, पी पाई नहीं आ रहा। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि वो कह रहा है कि द स्पीशीज ऐसी बताओ जो नो पी पाई बॉन्ड बट हैज बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू दैट ऑफ O2, यानी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 के आसपास आ रहा हो। अब 2 के आसपास आ रहा हो तो इसको आप कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 के आसपास आ रहा है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस कहीं नहीं हो रहा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें रेजोनेंस होगा तो 2 से कम आ जाएगा, जैसे ये 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होना चाहिए ना, लेकिन ये 2 नहीं है, रेजोनेंस कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ 2 ही आएगा, क्योंकि हमने बॉन्ड ऑर्डर एक और पढ़ा था। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब मैंने बताया था नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। तो अगर इन दोनों एटम्स की बात करें तो इन दोनों एटम्स में बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2। यहाँ कितने दिख रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, नहीं दिख रहे क्योंकि रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो O2 में बॉन्ड 2 दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ भी 2 दिख रहे हैं, 2 आएगा, इसलिए आंसर गया ये वाला XeO3। अगला आ रहा है 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग शोस मैक्सिमम कोवेलेंसी। अब मैक्सिमम कोवेलेंसी कौन शो करेगा, तो आंसर है बॉम्बे, आयोडीन शो कर सकता है। क्यों, क्योंकि आयोडीन में 7 वैलेंसी आएगी, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा NH2NP बोलो 5, तो आयोडीन है, ये बॉम्बे आएगा। मैक्सिमम कोवेलेंसी देखने का तरीका तो मैंने बताया था ना, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन देख लो, 7 बॉन्ड बना रहा है, 7 कोवेलेंसी होगी। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज नॉट प्रेजेंट इन XeO3 मॉलिक्यूल। फिर से आ गया ये XeO3 मॉलिक्यूल, तो XeO3 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, सबसे पहले Xe का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो NH2NP6 होगा, ये रहा। 5th पीरियड का है तो 5th आ जाएगा यहाँ, 5S 5P और ये 5D। यहाँ से आप एक्साइड करोगे इसको, यहाँ से भी एक्साइड करोगे, 6 बॉन्ड बनाने हैं उसको, यहाँ से भी एक्साइड करोगे और यहाँ से भी एक्साइड करोगे,
देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से एक्साइट नहीं करना, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको मैंने सिखाया था कि 6 बॉन्ड बना रहा है और 1 लोड कर, ये स्ट्रक्चर होता है XCO3 का। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है इसका बताओ पहले, sp3, यानी 1 s और 3 p तो चले गए हाइब्रिडाइजेशन में। तो यानी कि जो भी बॉन्ड बन रहे होंगे पाई बॉन्ड, वो सब D से बन रहे होंगे। तो अगर D से बन रहे होंगे तो D को देखो यहाँ पर सिचुएशन में। अब मुझे जो D दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका, एक तो मेरे को ये sp3 दिख रहा होगा, तो यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा XC और O के बीच में, वो बन रहा होगा sp3 और 2p से। और जो पाई बॉन्ड बन रहा होगा ये वाला, ये पाई बॉन्ड बन रहा होगा किससे, ये तो 3D देगा, ये 2p देगा, यानी कि 3D पाई 2p पाई बॉन्ड हो रहा होगा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ना उधर भाई। एक बॉन्ड जो सिग्मा होगा मैंने क्लियरली सिखाया था, वो तो हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, तो सिग्मा वाले के लिए तो ये sp3 देगा, 2p देगा, तो sp3 2p। पाई वाले के लिए देगा ये अपना 3D ऑर्बिटल, मतलब 3D नहीं देगा 5D। और प्लीज़ ये ऐसे 3D 4D अगर होना तो उसमें डाउट मत पूछना, इतना तो अंडरस्टूड है ना कि वो 5D है यार, ठीक है। तो अगर ऐसे कभी 3D 4D का डिस्कशन में आ जाए तो फोटो खींच के उसको गोला लगा के भेज देते हो, सर ये शुड बी 5, अरे अंडरस्टूड है साला, क्या 5 है उसमें, अंडरस्टूड है ना वो, तो इसमें क्या करना है, वो तो दिख रहा है वहाँ 5 लिखा हुआ है या 3, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हाँ ये D और 2 है, ठीक है। तो D पाई 2 पाई। अब देखो उधर सवाल ही कह रहा है कि क्या sp3px होगा, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। दूसरा कह रहा है sp3py होगा, तीसरा कह रहा है कि dxz होगा, d पाई p पाई, और चौथा कह रहा है कि sp3s होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट बोल रहा था, तो d पाई p पाई है तो p कोई सा भी हो सकता है, x y z ये भी, लेकिन s कहाँ से लाओगे, s तो है ही नहीं, s में तो लोन पेयर रखा हुआ है, तो आंसर है दिल्ली, sp3s नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन में s में तो लोन पेयर है, s तो देगा ही नहीं अपना, तो आंसर दिल्ली जाएगा, ठीक है। 26 भी हो गया। उसके बाद है आपका 28। अब 28 की बात कर रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड इफ द मोलिकुलर इज एक्स एक्सिस, मतलब मोलिकुलर एक्सिस क्या है, एक्स। तो वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स, तो पता है उसने आपको बेवकूफ बना दिया, इस सवाल में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अबे एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो एक्स वाला जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग ही होता है, तो आंसर ये चला गया, समझ गया। बाकी सब तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर खत्म हो गए सब, क्योंकि बाकी सब पाई बनेंगे। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स है तो ये सिग्मा है, सिग्मा तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई से, ये सारे ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अगला कह रहा था सेट ऑफ प्लेनर केमिकल स्पीशीज इन विच d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल पहले तो, और फिर कह रहा है कि उसमें d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो। तो आपको कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूल निकालना है जो प्लेनर हो। अब देखो जैसे पहला वाला मॉलिक्यूल दे रखा है A, क्वेश्चन है आपका 30, द सेट ऑफ प्लेनर केमिकल स्पीशीज। भाई ClO4 माइनस तो प्लेनर ही नहीं हो सकता, नॉन प्लेनर है ये, नॉन प्लेनर हो गया है, तो sp3 टेट्राहेड्रल, तो ये सब वैसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब कौन सा बचा, HCF5 माइनस और IF4 माइनस। अब IF4 माइनस को देखो जरा, उससे के बाद HCF4 भी दे रखा है, ये HCF4 तो प्लेनर होगा, HCF4 तो प्लेनर आएगा, ये बताया था। IF भी प्लेनर आएगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव आ गया तो 8 हो गए, ऐसा बनेगा प्लेनर। और HCF8 भी प्लेनर है, ये प्लेनर, तो आंसर है बॉम्बे। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 57 के बाद शायद 58 है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बोल रहा है ना बेटा, तो जरा देखते हैं इधर करेक्ट में क्या कह रहा है। पहला, लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज हाईएस्ट फॉर कंपाउंड विद द हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैं LiCl लेता हूँ और NaCl लेता हूँ तो इसमें आप देखोगे ध्यान से, मैंने सिखाया था आपको, इसका आप देखेंगे तो LiCl जो होगा NaCl होगा, उसमें LiCl जो है उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा आएगी। लेकिन जब हमने पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ कि LiCl कोवेलेंट होता है, शायद मैंने लिखवाया था प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है। LiCl ऐसे लिखवाए थे ना आपको, कुछ कुछ प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट लिखवाए थे, नहीं लिखवाया तो अभी फिर लिख देता हूँ एक बार। LiCl, LiF, MgF2 और AlF3, ये तीनों होते हैं प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, ठीक है। और है ना, और ये आ गया LiF, MgF2 और LF3 प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। लेकिन अगर आप LiX, MgX2 और AlX3 लेते हैं, X बराबर यहाँ पर लेते हैं अपन ClBrI, तो ये होते हैं प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। ये हम अगले साल फैजान्स रूल के अंदर पढ़ेंगे 12th क्लास में। क्या बोला जल्दी बताओ? ये हम अगले साल फैजान्स रूल में पढ़ेंगे P ब्लॉक में, ठीक है। क्या बोला जल्दी बताओ? अगले साल फैजान्स रूल में पढ़ेंगे P ब्लॉक में। क्लियर सबको? तो यहाँ पर ये LiCl कोवेलेंट है लेकिन लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो प्रीडोमिनेंट आयनिक होगा, गलत। तो लैटिस एनर्जी सिर्फ चार्ज और साइज से देखनी है आपको। तो आंसर क्या पूछा है करेक्ट में? तो पहला तो गलत ही हो गया। दूसरा कह रहा है हाइड्रेटेड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन साइज, ये भी गलत है। हाइड्रेटेड रेडियस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एनर्जी के। रिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर डिपेंड्स अपॉन लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, ये बिल्कुल सही है कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करता था। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो सोल्यूबल होगा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो इनसोल्यूबल होगा। तो ये भी आप कर लेंगे। अगला सवाल देखो 43, विच कंपाउंड इज गिवन बिलो हैज sp3 sp2 एंड sp ऑर्बिटल इन द रेशियो ऑफ 6:3:2। तो देखो पहला सवाल में ध्यान से देखते हैं अपन क्या दे रहा है, कंपाउंड। तो कंपाउंड देखें अपन CH दिया हुआ है, फिर CH दिया हुआ है, फिर डबल बॉन्ड CH दिया हुआ है, फिर CH2 दिया हुआ है, CH दिया हुआ है, फिर C दिया हुआ है, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, फिर C, फिर H दिया हुआ है। Which compound given below has sp3 sp2 and sp orbitals in the ratio of, अब ध्यान से सुनना इसका, पहले तो इसका एवरेज निकालो क्या होगा, sp3, इसका भी क्या आएगा sp3, ये क्या आएगा sp, ये क्या आएगा sp, ये क्या आ रहा है sp3, ये क्या आ रहा है sp2 और sp2। अब देखो sp2 के कितने ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कितने हैं यहाँ पर, 1 2, और अगर sp3 की बात करें तो कितने हैं, 2। अभी तो 2 कार्बन है ना, ठीक है, और यहाँ sp वाले भी कितने हैं, 2। अब आपको बताया कि अगर मैं बात करता हूँ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा है, फिर से बोल रहा हूँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो sp3 पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं टोटल, ये तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 2 कार्बन का हुआ, एक हाइब्रिडाइजेशन में कितने होते हैं 6, मतलब एक हाइब्रिड, एक मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3। तो यहाँ पर sp2 वाले में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3 ये है, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हुए टोटल, यहाँ लिखूं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 तो कितने होंगे, ये 6, sp3 कितने होंगे, 4 और 4 8, sp कितने होंगे, 2 और 2 4। तो आंसर देखो आप 6 8 4, कोई आ रहा है क्या ऐसा? आप क्या कंफ्यूज हो गए इसमें हाइब्रिडाइजेशन में, जबकि यहाँ सवाल पूछा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। कौन सा सवाल
मेरे हिसाब से अब मैंने एक एग्जांपल ले दिया, इससे सॉल्व करने का तरीका आपको मिल गया। अब आप ऑप्शन देख लेना, ठीक है। मैं चारों को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हिंट मिल गया ना अब आपको कैसे करना है इसको। चलिए अगला, अगला है 47 के बाद 48। इफ x इज if x is the number of hybrid orbital, if x is नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक्चुअली मैं देख रहा था कि जो बच्चों ने लिख के भेजे थे उसमें ये सवाल तो था ही नहीं 48, फिर नया आया ये, इसलिए देख रहा हूँ। x is the number of hybrid orbital containing 33.33% s character and y is the number of hybrid orbitals containing 50% s character. Then find the value of x plus y in allene. पहले तो एलीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका हाइब्रिडेशन क्या आता है आपका sp2, इसका क्या आता है sp2, इसका क्या आता है sp। अब वो कह रहा है कि द x बराबर क्या है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेनिंग 33% एस कैरेक्टर, यानी कि x हो गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टोटल कितने हो यहाँ sp2, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब sp2 में एक sp2 में 3 होते हैं और इसमें 3 होते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब 50 बोल रहा है वो आपका, और y इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेनिंग 50% s कैरेक्टर। तो 50% s कैरेक्टर वाला कौन सा हुआ, बोलो। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हुए इसके, एक और 2 हुए ना sp के, तो 2, ठीक है। तो 2 sp के तो कितना हुआ, y बराबर कितना हुआ 2। अब ऑप्शन अगर देखें तो ऐसे तो 8 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 8 है नहीं, तो इसका मतलब 2 + 1 दे रखा है, इसका मतलब 3 आ जाएगा। अब यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की जगह उसने हाइब्रिडाइजेशन काउंट किया हुआ है, तो मैं इस तरह के सवालों को ऑप्शन से भी करना है। ऑप्शन में अगर 8 होता तो बेस्ट आंसर 8 चला जाना चाहिए था, लेकिन ये आंसर क्या जाएगा 3, तो आंसर आएगा बॉम्बे। सेलेक्ट हाइब्रिडाइजेशन विच हैव नॉन प्लेनर ज्योमेट्री व्हेन ऑल आर बोन पेयर बट प्लेनर व्हेन 2 लोन पेयर। ये तो टेट्राहेड्रल हो सकता है आई थिंक, जब ऑल बॉन्ड हो तो नॉन प्लेनर, लेकिन अगर 2 लोन पेयर हो तो वाटर बन जाता है ये, और वाटर प्लेनर होता है। इसका तो आंसर है आगरा। 53 देखो, 53 के अंदर बोल रहा है which of the following compound has the smallest bond angle XAX in each series respectively। सीरीज की बात कर रहा है, तो ये S, ये डबल बॉन्ड O और ये F है। यहाँ S डबल बॉन्ड O Cl और Cl है, यहाँ पर ये S डबल बॉन्ड Br और Br है, ठीक है। अगला दे रहा है, इसमें देखो पहले तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लो आप। सेंट्रल एटम 3rd पीरियड का है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें स्टेरिक रिपल्शन आएगा, तो आंसर स्टेरिक रिपल्शन नहीं आएगा। रीजन बिहाइंड इट, 3rd पीरियड पर ही 3rd पीरियड जुड़ा हुआ है, 4th पीरियड जुड़ा हुआ है। मैंने आपको स्टेरिक रिपल्शन की कंडीशन बताई थी जब 2nd पीरियड पर 3rd पीरियड जुड़ा हो। तो यहाँ तो सिंपल अपन फॉर्मूले से करेंगे कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम इसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब एंगल सबसे कम इसका आएगा। तो पहला वाला तो फिक्स हो गया SOF2 इस सीरीज में। दूसरा वाला अगर हम देखें तो दूसरे वाले में क्या कह रहा है वो कि SbCl3 SbR3 और SbI3। वापस वही सेंट्रल एटम बड़ा हो गया, ये Cl3 है, Br3 और I3 है। यहाँ पर भी वही आएगा, एंगल इसी का कम आएगा, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये ऑप्शन दूसरा बन गया। तीसरा ऑप्शन भी दे रहा है कि Pi3 ASI3 और SbI3। अब बोल रहा है
फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। अब की बार उसने क्या करा, सेंट्रल एटम बदल दिया, नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। फॉर्मूला था आपका बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो एंगल किसका ज्यादा होगा, इसका। ठीक है, अब पूछा उसने सबसे कम में अगला आंसर आएगा SbI3। ऑप्शन टिक करो कौन सा बन रहा है इसमें, SOF2 SbCl3 और SbI3 दिल्ली। यार अगर ऑप्शन कोई गलत वलत टिक हो जाए ना तो कॉन्सेप्ट देख के खुद कर लेना प्लीज, समझ गए। मतलब ऐसा मेरे को कोई आंसर थोड़ी याद है, मैं तो ऐसे देख रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अगर ये आंसर में डी की जगह सी लग गया, सी की जगह बी लग गया तो आप तो कॉन्सेप्ट देखना। कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या उस कॉन्सेप्ट से वो सवाल नहीं हो रहा हो आपका, तब आप बोलना कि सर नहीं हो रहा। बट ये फालतू की बातें मत करना कि सर आपने सी का डी लगा दिया, डी का सी लगा दिया, वो हो जाता है कभी कभी ऐसे, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बस। Molecule which does not contain any FXX bond angle which is less than 90, वो कह रहा है कि molecule which does not contain any F bond angle which is less than 90, यानी ऐसा कोई एंगल नहीं होना चाहिए जो less than 90 हो। अगर IF7 बनाते हैं तो भाई IF7 में तो less than 90 आएगा ना ये, क्योंकि ये 72 ही होता है। ये तो आएगा आंसर, ये तो मतलब ऑप्शन नहीं आया, गलत है। यहाँ पर भी एंगल लेस देन 90 आता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। PI5 की बात करूं, ये आइडेंटिकल होंगे सारे, 3 तो 120 के होंगे, बाकी 90 के होंगे। और SiF4 होगा तो SiF4 में भी रिपल्जन आएगा, तो एंगल ये लोन पे रिपल्जन आएगा तो एंगल लेस देन 90 होगा, तो आंसर जाएगा PF5। इसमें 90 के एंगल है, लेस देन 90 कोई नहीं है। अगला कह रहा है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर फैमिली। एस्टर फैमिली का होमोलोगस का एटॉमिक नंबर बताना। अब एस्टर फैमिली का जो है ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन नेक्स्ट होमोलोगस, तो सिंपल है ऑर्गेनिक का। अगला मोर करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। मोर अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। तो ClF3 स्ट्रक्चर में हमेशा जो लोन पेयर होते हैं वो वेस्पर में बताया था मैंने कहाँ रखे जाते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पर। अब 4 ऑप्शन देख के देखो इक्विटोरियल पोजीशन कौन सी। पहला वाला तो गलत हो गया, लोन पेयर एक्सियल पे है। बी ऑप्शन आ सकता है क्योंकि ये इक्विटोरियल पे है। सी ऑप्शन गलत हो गया, एक इक्विटोरियल और एक एक्सियल है, आंसर है बॉम्बे। मैं वही डाउट बता रहा हूँ जो ग्रुप में आपने भेजे थे, ठीक है। इसमें से जिसके जो डाउट्स हो इंक्लूड कर लेना, और फिर भी बच जाए तो आप भेज देना फोटो खींच के। क्वेश्चन नंबर मत लिखना, आप शीट का स्क्रीनशॉट खींच के भेजना कि ये वाला सवाल, ठीक है, वो बता देंगे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोस्ट्रक्चरल विद SCOF4। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब हो गया सेम स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले HCF4 की स्ट्रक्चर देखी मैंने, स्क्वायर पिरामिडल। ये रही, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर के जैसी किसकी स्ट्रक्चर होगी, BRF5 की होगी। देखो आप, क्यों, क्योंकि BRF5 के अंदर 7 होते हैं, ऐसे सॉरी 5 होते हैं, 7 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ही आगे देख लो, फिर यहाँ आगे ये दोनों की स्ट्रक्चर सेम आएगी, आंसर आएगा BRF5। 95 देखो, द नंबर ऑफ स्पीशीज गिवन बिलो हैविंग एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब
ऐसे स्पीशीज बतानी है जिसमें एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो। The number of species given below having angles equal to 90 डिग्री आर। तो 90 डिग्री की बात करें अगर अपन, ये आपका बिलो 90 डिग्री की बात हो रही है, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा बिलो, लेकिन हमने यहाँ पर बिलो हैविंग एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री पूछ रहा है, तो 90 डिग्री इक्वल नहीं है, ये लेस देन 90 आएगा। IF5 भी सारे लेस देन 90 आएंगे। ये क्योंकि ये धक्का देगा इसको और ये धक्का देगा इसको, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, लेस देन 90 थे, मैंने बताया भी था। ऐसी F6 ये सारे 90 के आएंगे। ये सब 90 डिग्री के आएंगे। ICL4 माइनस में भी सारे 90 के आएंगे, क्योंकि ICL4 माइनस में आपका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो आप, तो सब 90 के आएंगे रिपल्शन के बाद। PCl5 में भी 90 के ही आएंगे, रिपल्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब आपके 3 आंसर आएगा, ये तीनों, 1 2 3 आंसर आ गया। अगला कह रहा है कंपाउंड MX4 इज टेट्राहेड्रल। The compound MX4 is tetrahedral. The number of XMX angle in the compound is, ये तो मैंने कहा था ना 6 होते हैं टेट्राहेड्रल में। ये एक एंगल ये था, ठीक है, ध्यान से सुनना, इससे एक एंगल ये था 2, इससे एक तीसरा एंगल ये था 3, ये 4 बताया था, ये 5 बताया था और ये आपस में 6 बताया था। तो टेट्राहेड्रल में 6 एंगल होते हैं, तो आंसर है 6 डी। The number of non-axial set of d orbital। अगला 105। The number of non-axial set of d orbital participate in the hybridization of the anionic part of PCl5। पहले तो PCl5 का जो anionic part है वो देखो, ये आपका PCl6। अब PCl6 जो होता है उसमें तो ये स्ट्रक्चर होता है Cl। अब वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ नॉन एक्सियल, तो पहले तो इसका हाइब्रिडेशन निकालो। अगर आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडेशन जो आएगा उसमें नॉन एक्सियल तो होता ही नहीं है, क्योंकि dx² माइनस y² और dz² होता है इसके अंदर इन्वॉल्व, तो 0 आंसर आएगा दिल्ली। आपको ये तो पता है ना कि डी ऑर्बिटल में एक्सियल और नॉन एक्सियल कौन से होते हैं। ये आपका dxy है, dyz है, dzx है, ये ऑर्बिटल नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। और जो dx² माइनस y² होता है, dz² होता है, वो एक्सियल होते हैं। तो जो इसमें sp3d2 है उसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, dx² माइनस y² एंड dz²। अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ाया हो तो आप बोल देना, मैं उसका भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, लिख देना उसमें ग्रुप में कि सर ये आपने एक बार नहीं एक्सप्लेन किया था, मैं कर दूंगा। The compound having shortest SO bond length, अब बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, शॉर्टेस्ट। The compound having shortest SO bond length, तो शॉर्टेस्ट SO bond length की बात कर रहे हैं, तो पहले तो इनके स्ट्रक्चर देखो, SO 3। जब भी हमें नेगेटिव चार्ज देना हो तो नेगेटिव चार्ज होता है कैरिड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन अगर F और ऑक्सीजन आ जाए तो फिर F नहीं लेता है, ऑक्सीजन लेता है। क्यों? क्योंकि अगर F को नेगेटिव दे दोगे तो बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा, वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जब F और O हो तो O को दे देगा, F नहीं लेगा, इसलिए ऊपर नेगेटिव आया। ठीक है, तीसरा सल्फेट, ये आ गया।
फिर आया SOF4, ये आया, फिर आया SOCl2। शॉर्टेस्ट का मतलब होता है सबसे कम। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आ सकता है कि ये जो आएगा ना वो sp3 आएगा पिरामिडल। यहाँ पर आपका जो है ना एक्चुअली में अब वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए आंसर नहीं बनेगा आपसे। ये जो TBP ज्योमेट्री होती है वो मैं अगले साल पढ़ाऊंगा। वो दो हिस्सों से बनी होती है, एक sp2 और एक pz और dz स्क्वायर से। क्यों बनी होती है अगले साल। तो ये आपका TBP ज्योमेट्री जो होती है वो sp2 और pz dz से बनी होती है। अब आप देखो कि जब मैं TBP की बात करूंगा तो TBP में होगा क्या। TBP में ये होगा कि जैसे ये S है, ये जो एक्सियल होता है यहाँ पर आपका ये कौन से ऑर्बिटल होते हैं, dz स्क्वायर और pz है ना। यहाँ पर भी आपका ये क्या होता है, dz और pz। यहाँ जो होता है वो sp2 होता है ये। तो जब उसने यहाँ पर ये sp2 होगा तो sp2 होने पर s कैरेक्टर जो होगा वो 33.33 आ जाएगा। और अगर s कैरेक्टर 33.33 आ गया तो s कैरेक्टर 33 बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे sp3 लोगे तो क्या आएगा, यहाँ sp3 में 25% आएगा और वहाँ जो है वो 33 आएगा। तो s कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो फ़ायदा क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है सबसे ज़्यादा s पर लगता है। तो जब भी s कैरेक्टर ज़्यादा होगा अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम आएगी, शॉर्टेस्ट। जबकि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ सबसे कम होगी क्योंकि यहाँ sp2 कैरेक्टर है। मैं जल्दी बोल गया ना, आराम से सुनो। TBP ज्योमेट्री ये पहले तो समझने की कोशिश कोई नहीं करेगा कि क्यों होता है। मैं बता रहा हूँ अगले साल आएगा, बहुत बड़ा थ्योरी होता है, बेंड्स रूल होता है इसके पीछे। ठीक है, दोबारा से समझेंगे अब। जो TBP ज्योमेट्री होती है उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे एक ऑर्बिटल ये रहा, ये रहा और ये रहा। यहाँ जो ऑर्बिटल होते हैं वो होता है pz और dz स्क्वायर। यहाँ जो होते हैं वो sp2 होते हैं ये। ठीक है, ये pz dz, इसीलिए यहाँ s कैरेक्टर क्या है, कम। यहाँ s कैरेक्टर 30%। तो हमने बोला भी था इसीलिए कि जो एक्सियल होते हैं बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा थी किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इन PCl5। और ये इसीलिए बोलते हैं कि TBP में एक्सियल वाले लंबे होते हैं क्योंकि वहाँ s कैरेक्टर 0 आता है। अभी बहुत डिटेल में जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ s कैरेक्टर 0 है, यहाँ s कैरेक्टर 0 है, यहाँ sp2 पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ s कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से लेंथ कम आ रही है। बस इससे ज़्यादा मत समझना क्योंकि समझ में आएगा भी नहीं और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी थ्योरी है। जब तक वो थ्योरी नहीं पढ़ते हैं तब तक क्लियरिटी नहीं आती है। अगले साल पढ़ेंगे। ठीक है, find the value of a minus b upon c if the total number of sp3 hybridized atom a क्या है यहाँ पे, total number of hybridized atom sp3 hybridized atom, b यहाँ पर है इस टोटल p पाई बॉन्ड्स एंड c जो है वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम और वो कह रहा है कि H4P4O12। तो H4P4O12 तो साइक्लिक बनेगा। देखो जरा ये 12 हो रहा है क्या, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 फिक्स हो गया। अब जरा इसके अंदर हम बात कर रहे थे किसकी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम। ये ऑक्सीजन में sp3 होगा और
ये भैया sp3 होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो ये आ गए। फिर उसके बाद ये भी sp3 है क्या, देखो जरा, नहीं ये डबल बॉन्ड वाला sp3 नहीं है, ये आपका sp3 आएगा OH वाला। तो 1 2 3 4 4 ये हो गए, तो टोटल आपके पास हो गए 12। अब आपको निकालना है क्या sp2 वाले, ये डबल बॉन्ड वाले होंगे तो 1 2 3 4 4 sp2 वाले हो गए। अब पी पाई की बात कर रहा है तो पी पाई 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे डी पाई हैं, फॉस्फोरस अपना डी ऑर्बिटल दे रहा है, तो यानी कि आप अगर बात भी करेंगे तो कितना आएगा यहाँ 12 माइनस 0, और सी sp2 है, sp2 मतलब 4, तो यानी कि 12/4 कितना हुआ 3, तो आंसर 3 आ जाएगा सी। एक 126 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज परमानेंट डाइपोल। जब भी ऐसा सवाल आता है ना परमानेंट डाइपोल, तो आप फंस जाते हो, पता नहीं क्यों। अरे यार परमानेंट डाइपोल का मतलब ही सिंपल है कि जिसमें डाइपोल मूवमेंट हो, क्योंकि जिसका डाइपोल मूवमेंट होगा वो हमेशा ही डाइपोल रहेगा ना। तो परमानेंट डाइपोल का तो ऑप्शन ही आपको देख के समझ में आ गया, SO2। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन है, SO3 और SO2, तो SO2 आएगा ना, क्योंकि यहाँ लोन पेयर रहेगा, इसका म्यू 0 नहीं होगा, म्यू 0 नहीं होगा तो ये पोलर होगा, तो पोलर होगा तो क्या होगा, ये परमानेंट डाइपोल रखेगा। जब भी किसी का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो ना, वो परमानेंट डाइपोल है। जैसे SO3, अब SO3 परमानेंट डाइपोल नहीं है क्योंकि इसका म्यू 0 है। अब ये भी अगले साल आएगा। एक्चुअली क्या होता है कि किसी नॉन पोलर में भी इंस्टेंट टाइम पर एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन से, ये अगले साल आएगा। तो एग्जामिनर ने बहुत टेक्निकल सवाल पूछा है कि परमानेंट डाइपोल मतलब जिसमें वो इंस्टेंट टाइम पर नहीं आ रहा। अब आपको इतनी नेतागिरी करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने को मुझे परमानेंट डाइपोल मतलब डाइपोल, बस खत्म। एक 129 129 में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पोलर स्पीसीज, पोलर मतलब समझते हो जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 ना हो। OH होल 2 का मतलब क्या होता है, ये बताओ, ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बताई थी मैंने, तो नॉट 0 था ये, तो पोलर आएगा, और नॉन प्लेनर भी था ये। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर थी इसकी, आया ना, उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं था, तो पहला तो ये आ गया। दूसरा SCN, इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था ऐसे, अब देखो क्या कह रहा था, नंबर ऑफ पोलर स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग विल बी, ठीक। अगला आया ClF3, ये तो ClF3 की बात करोगे तो ये भी पोलर बताया था आपको, ठीक। C3O2 का स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लियर बताया था यार, ये भी आपका लीनियर था, ठीक। और SCF4 आपका ये था पिरामिडल, ठीक है। तो बस कर लेना, इसको आ जाएगा अपने आप, ठीक। अगला एक 134 कह रहा है 134 में देखो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यार ये तो क्लियरली एक्सप्लेन किया था मैंने कि अगर HF था, NH3 था, H2O था, ठीक है, और CH4, तो सबसे ज़्यादा मैंने बॉइलिंग पॉइंट बताया था H2O का, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग ज़्यादा थी। फिर बताया था HF का, फिर आएगा अमोनिया, क्योंकि ये नॉन पोलर है, इसमें तो H बॉन्डिंग होगी ना। अच्छा, एक जगह कोई बच्चे बहुत डाउट पूछ रहे हैं कि अमोनिया में कितने H बॉन्ड होंगे एक्सटेंट, 2। HF में भी होंगे 2, अमोनिया में ज़्यादा नहीं है। जहाँ भी आप वो देख रहे हो उसको सही कर लेना।
अब जब दोनों में दो दो होंगे तो वो HF का स्ट्रॉन्ग होगा ना, HF का स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए ज़्यादा एच बॉन्डिंग, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। कुछ एक बच्चों का फ़ोन आया था जिन उन्होंने कहा था कि इसमें कहीं कुछ लिखा हुआ है, तो वो छोड़ देना जहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है, हटा देना, उसको करेक्ट कर लेना। CH4 पीछे आएगा सबसे, क्यों? क्योंकि एच बॉन्डिंग नहीं हो रही उसमें। 35 which of the following have the weakest intermolecular forces? अब वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस में होगा? तो अब देखो, जहां पर आप बोल रहे हो कि वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो देखो यहाँ पर अगर आप डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे ना, तो इसका जो डाइपोल, अब ये आपके ना 11th का नहीं है, ये 12th क्लास का, इसलिए आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक खास बात छुपी हुई है, मैं बता देता हूँ। ये OH है और ये SH है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो जो अपने को डाइपोल मोमेंट पूछेगा ये म्यू, क्या पूछेगा? म्यू। अब ये जो म्यू है ना, इसके अंदर खास बात ये है कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, पोलर है, दोनों ही पोलर हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये पैरा पे तो ये और ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है पैरा पे तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्लियर है? रीजन बिहाइंड इट कि जैसे ये जो है ना, ये OH ऐसे नहीं होकर के अपने इस प्लेन पे ऐसे है, और ये OH भी अपने इस प्लेन पे ऐसे ना होकर के ऐसे उठा हुआ है। ये जब हम ऑर्गेनिक में कन्फर्मेशन आइसोमर पढ़ेंगे ना, तो वो घुमाना सिखाएंगे आपको मॉलिक्यूल को। तो वो OH की जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि वो प्लेन में नहीं है, प्लेन में नहीं है तो इसका वेक्टर कैंसिल नहीं होगा, और वेक्टर कैंसिल नहीं होगा तो ये पोलर है, पोलर होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा आएगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा आएगा। लेकिन जब ये साइनाइड वाला लेंगे अपन, तो ये उसी प्लेन में होगा, तो इसका म्यू 0 होगा, म्यू 0 होगा तो नॉन पोलर होगा, तो इसका अट्रैक्शन कम आएगा। ये हम अगले साल पढ़ेंगे, वीक फोर्सेस होते हैं ये, उसका सवाल है डाइपोल अट्रैक्शन। तो यहाँ डाइपोल लगेगा स्ट्रॉन्ग, और यहाँ लंडन डिस्पर्जन फोर्स लगेगा, जो अभी बोल रहा था ना, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, वो लगेगा, तो वो वीकेस्ट फोर्स होता है, इसलिए आंसर सी जाएगा। ये अभी मत करना, छोड़ देना, भले कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगले साल बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और ये JEE मेंस में आया हुआ सवाल भी है, तो वो वैसे भी डिस्कशन में आ जाएगा ये, ठीक है। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रख लो कि ये दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, इसका 0 होता है। वन 135 के बाद 136 का C ऑप्शन, का C ऑप्शन कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और C ऑप्शन की बात कर रहा है कि एनायनिक पार्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हैविंग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। मैंने आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का बनवाया भी था, मैंने कहा था मैसिव एच बॉन्डिंग होती है ऐसे, क्या होती है? मैसिव एच बॉन्डिंग। तो मैसिव एच बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है, ये देखो आप, इंटर एक इंट्रा है, दो अलग अलग के बीच में हो रहा है, तो इंटर बोलते हैं इसको। वेपर फेज, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। अब ये डाउट अगर आपको डेली वाला नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेपर प्रेशर अगर फिजिकल में पढ़ लिया आपने तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप फिजिकल वाले सर से भी पूछ सकते हैं कि पहले वो वेपर प्रेशर पढ़ लो आप, उससे अपने आप कनेक्ट हो जाएगा और आ जाएगा सवाल, ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला है 140, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रेफर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रा, ठीक है। तो
तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रेफर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग? तो CCl3 CCl3CHO अगर याद हो क्लोरल हाइड्रेट था ये हमारा, क्लोरल हाइड्रेट अगर ये था तो इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही थी। आंसर ए। अच्छा बी दे रहे हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो डाइक्लोरो, डाइक्लोरो में कैसे एच बॉन्डिंग होगी? वो तो ऑर्थो क्लोरोफिनॉल था। क्लोरोफिनॉल मतलब यहाँ पर OH था और यहाँ Cl था। अगला सवाल मिसलेनियस, विच इज करेक्ट अबाउट D2O? इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन द H2O। मास ज्यादा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ जाएगा। ODO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। देखा जाए तो क्या होता है आइसोटॉप्स में जो एच बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी क्या? सोचो। D2O सिंक्स इन H2O। ये भी अच्छा सवाल है, ये वापस करेंगे अपन इसको, ठीक है? ये जेई उसमें आया हुआ सवाल है मेंस में या एडवांस के अंदर, ठीक है? तो ये सेशन ले लेंगे, उसमें आ जाएगा कंटिन्यू। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट, ये तो मैंने क्लास में ही कराया था यार। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट? KHF2 करता है, CSHCl2 करता है, KHCl2 नहीं करता। ये मैंने मना किया था ना कि K के साथ नहीं करता है, बड़े केटाइन के साथ करता है, ठीक है? पक्का? अगला देखो, समझ में आया? बोलो। बोलो। हाँ ये तो बता दिया था ना। तो अब देखो इधर ध्यान से, तीसरा दे रहा है D2O सिंक्स इन H2O। एच बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो डूब जाएगा वो। ये सवाल नहीं बताया था ना? हाँ तो मैंने भी बोला था ना इट्स बॉइलिंग पॉइंट हायर देन, बिल्कुल सही है। एच बॉन्डिंग आइसोटॉप वाले जितने होते हैं उनमें ज्यादा होती है, जैसे D अगर आ गया तो ज्यादा होगी, और अगर ज्यादा एच बॉन्डिंग होगी तो डूब जाएगा। क्लियर? ऐसा कैसे एक सवाल और आएगा, मतलब इस तरह का सवाल होगा कि क्या हैवी वाटर डूबेगा पानी के अंदर? हाँ, लेकिन अगर हैवी वाटर का पानी लो और नॉर्मल वाटर का आइस बना दो तो फिर वो डूबेगा नहीं। तो जेई मेंस में या एडवांस में ऐसा सवाल आएगा, इसका आंसर तो दिल्ली आ जाएगा, सिंपल है। ठीक, अगले कुछ डाउट्स देखो। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ये 102 नंबर का सवाल है शायद। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूज ट्रू इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ फॉल्स। वो कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन डिफरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है। LP LP सबसे ज्यादा होगा, ये तो पहले ही बताया था। फिर LP BP, ये आपका LP LP हो गया, फिर LP BP हो गया, और फिर BP BP हो गया। In general, as the number of lone pair of electrons on central atom increase, the value of bond angle from normal bond angle also decrease. Yes, in general अगर लिखा है तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर ऑलवेज लिखा होता तो गलत है, क्योंकि ऑलवेज इसलिए नहीं हो सकता कि जब हम इसमें लोन पेयर बढ़ा रहे हैं तो आप देख सकते हो कि क्या सिचुएशन हो रही है। लोन पेयर अगर बढ़ा रहे हैं तो ये एंगल भी बढ़ रहा है, 180 हो रहा है। अगला थर्ड, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इन H2O इज 2 while on ammonia is 1, ये भी सही है। द स्ट्रक्चर ऑफ xenon फ्लोराइड्स एंड xenon ऑक्सीफ्लोराइड could not be explained on the basis of Vesper theory। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें आप देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा आपको। पहला ऑप्शन डाउट शायद फोर्थ में ही डाउट आया होगा, तो ऐसे कभी भी स्टेटमेंट में वेरिएशन आता है ना तो बाकी से मैच कराते हैं। जैसे पहला ट्रू है, सब में ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, सब में ट्रू नहीं है, तो आंसर ही 1 हो गया है, तो खत्म। तीसरा वाला भी ट्रू है, बिल्कुल सही है। तीसरा वाला ट्रू किस में था? डी तो वैसे भी कैंसिल हो गया, या था आंसर ABC में आता तो आंसर 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ या ना? अगला 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन के अंदर
मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास कुछ हाइब्रिडाइजेशन ऐसे भी आएंगे जैसे sp3d, तो फिर वो चेंज होकर के sp3d आ जाएगा, ठीक है, dsp2 आएगा, d3s आएगा। ये सारे के सारे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसलिए आप यहाँ पर चिंता बिल्कुल ना करें। dsp2 जो होता है उसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, और प्लेटिनम जो होता है उसके सारे कंपाउंड अगर 4 हों ये, तो ये हमेशा dsp2 ही देता है स्क्वायर प्लेनर। और इस स्क्वायर प्लेनर में जो d आएगा वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पार्टिसिपेट करेगा। कैसे, ये हम अगले साल यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्लियरली समझ में आएगा कि dsp2 में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने क्यों डाल दिया, इसलिए डाला क्योंकि एनसीईआरटी ने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है PtCl4-2 का, ठीक है, dsp2, इसलिए मैंने डाला था ताकि आपको एक बार अगर वो पढ़ते रहो तो कंफ्यूजन नहीं हो। Which of the following statement is correct? 23. S orbital always forms sigma bond with pi orbital. ये तो सही है क्योंकि s orbital हमेशा ही pi bond बनाएगा भी। अब यहाँ पर एक बात है, ये 23 है, सिंगल करेक्ट है या मल्टी करेक्ट है, वहाँ सोचते हुए आगे बढ़ेंगे। s orbital is more directional than pi orbital। अच्छा ये करेक्शंस हैं इसमें यार, pi orbital जहाँ लिखा उसे p orbital करो 23 में, तो गलत ऑप्शन है क्योंकि s ऑर्बिटल डायरेक्शनल नहीं होता, s ऑर्बिटल तो नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि s ऑर्बिटल में तीनों जगह ही आपकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। तो s ऑर्बिटल तो तीनों जगह ही प्रोबेबिलिटी रखेगा, इसलिए उसकी नॉन डायरेक्शनल नेचर होगी। p ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म, ये पाई बॉन्ड है, ये 7i नहीं है, ये क्या है, पाई बॉन्ड, ये भी गलत है। A covalent bond is directional in nature, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट अगर आपका सिंगल करेक्ट है तो वो डेली आएगा, क्योंकि एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही बनेगा वो हमेशा। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि उसमें चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अट्रैक्शन नहीं होता है। तो आयनिक हमेशा नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं और कोवेलेंट जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। क्यों होते हैं बताओ, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बनता है, इसीलिए हमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को डिफाइन करना पड़ता है। इसमें कुछ कुछ करेक्शंस थे वो कर लेना, मिसप्रिंटिंग थी, ठीक है। एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद पाई, ये गलत था क्योंकि अगर आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हटा देंगे, लाइक आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या ली एक्स और ये पी वाई लिया, तो फिर ये बॉन्ड नहीं बनाएगा ना, यहाँ तो कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा, तो ऑलवेज सिग्मा कैसे हो सकता है, इसलिए ऑलवेज की वजह से गलत हुआ है। इसका आंसर करेक्ट आएगा डेली। अगला देखो 141, में मैंने क्लियर बोला था कि यार H2O2 और H2O में एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग H2O2 की ज्यादा है, तो एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग H2O2 की ज्यादा है, तो ये H2O2 ज्यादा हो गया किससे, H2O से। और H2O के बाद आपका कौन आता है, HF, फिर NH3, अभी बताया था ना। अगला देखो D2O के लिए करेक्ट अभी बता दिया मैंने। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 99 देखो। ClF3 द एक्सियल ClF बॉन्ड इज लार्जर देन द इक्वेटोरियल, ये भी अभी बता दिया मैंने, आंसर सही आएगा ये बी, ठीक है सौमित्र, सही आएगा ये बी। अगला है आपका 99 के बाद है 109 शायद, द नंबर ऑफ IF बॉन्ड्स हैविंग द लॉन्गर एंड शॉर्टर, यहाँ पे भी गड़बड़ है यार, ये तीन मैं आपको दोनों बता देता हूँ, ये दोनों सवाल थोड़े से आगे वाले आ गए, कोई टेंशन मत लेना, सिंपल है ना। दो ज्योमेट्री बताई मैंने, एक अभी भी TPP बोली, TPP में क्या बोला मैंने, एक्सियल वाला बड़ा होता है, और ये आपका PPP है और PPP है ये, इसमें उल्टा होता है, ये एक्सियल जो है ना वो छोटा होता है इक्वेटोरियल से, यानी कि IF एक्सियल छोटा होगा इससे, IF इक्वेटोरियल से,
नेक्स्ट ईयर आएगा ये भी। यहाँ पर एक्सियल ज्यादा है इक्वेटोरियल से, ठीक है, और वहां इक्वेटोरियल ज्यादा एक्सियल से। तो IF7 में 5 बॉन्ड जो होंगे वो लॉन्गर होंगे और 2 बॉन्ड स्मॉलर होंगे, ठीक है, समझ गए बात को। इसलिए ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा, आप देखो इसमें रेशो समझ में आ जाएगा ना। अगला देखो, इन द स्ट्रक्चर ऑफ H2CsF4 ये सवाल है आपका 113। ये मॉलिक्यूल, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, देखो इसको समझना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ध्यान देना इधर, यहाँ पर मैं लेता हूँ S, यहाँ क्या लेता हूँ मैं S, ये S दिखाई दे रहा है। अब इस S से यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये F, ये F और ये दोनों F यहाँ पर ऐसे हैं। तो जब ये दोनों F ऐसे हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड अगर इधर है, तो इस सल्फर को जब इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाना होगा तो अपना ऑर्बिटल ऐसे देगा, ये कार्बन भी अपना ऑर्बिटल ऐसे देगा। तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो इन दोनों के बीच में ऐसे बनेगा और उसका नोडल प्लेन ऊपर से आएगा। ऊपर से आने मतलब एक्सियल प्लेन से आएगा, यानी कि जो नोडल प्लेन होगा वो उसका एक्सियल प्लेन में डिपेंड कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है, एक्सियल प्लेन। अब इसने अपना पी ऑर्बिटल ऐसे दिया होगा कार्बन ने, तो H कैसे आएगा, उसके परपेंडिकुलर ऊपर, यानी ये H होंगे परपेंडिकुलर। दोबारा समझेंगे आराम से। सल्फर ये एक ऊपर आ रहा है, ये एक नीचे आ रहा है। अभी इसको इस कार्बन के साथ बनाना है पाई बॉन्ड, यहाँ से इसको पाई बॉन्ड बनाना है। तो ये सिग्मा अगर यहाँ आ गया तो पाई बनाने का मतलब परपेंडिकुलर ऐसे देना पड़ेगा। अब ये ऑर्बिटल ऐसे आया तो ये ऐसे आएगा, ये पाई बनेगा, नोडल प्लेन ऊपर से आएगा, नोडल प्लेन ऊपर से आया तो एक्सियल हुआ। तो पहला सवाल आ गया कि नोडल प्लेन लाई इन एक्सियल प्लेन। अब ये दोनों ऐसे आ रहा है ना, तो H कहाँ जाएगा, H ऊपर जाएगा ऐसे, ये दोनों प्लेन में नहीं है। तो जब आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको प्लेन तो एक सल्फर है, एक ये है और ये एक F है, तो 2 F, एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, ये सल्फर और एक कार्बन, 4। लेकिन अगर मैं ऊपर से काटूं एक्सियल, तो ये जो H है एक्सियल में तो दिख रहे हैं। तो 2 F, एक सल्फर, 2 H और एक कार्बन, एक्सियल प्लेन में 6 एटम आ रहे हैं। एक्सियल प्लेन में कितने आ रहे हैं, 6 एटम। एक्सियल प्लेन में कितने आ रहे हैं, 6 एटम। क्लियर। दोबारा देखो कैसे आ रहे हैं, ये सल्फर है, ये फ्लोरीन ऐसे था, यहाँ कार्बन था, इसका पाई बॉन्ड ऐसे लिया था अपन ने, तो पाई बॉन्ड यूं गया था, तो H कहाँ जाएगा, इसका ऐसे, ये आपके एक्सियल प्लेन में आएगा ऊपर से। तो अब ऑप्शन ध्यान से सुनना, पहला मैक्सिमम 6 एटम्स लाई इन सेम प्लेन। क्या बोला होता मैंने इसमें, 6 atoms in one plane, that is बोलो axial plane, nodal plane in axial plane। बाकी ऑप्शन से आप कर लेना फिर, ठीक है, ऑप्शन जो दे उसको देख के आप कर लेना। अगला देखो, which of the following is the most polar in nature। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, देखना जरा, CH3 Cl CH2Cl2 CSCl3 और CCl4, ये ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3L, ये दोनों आप नोट कर लो, इनको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑर्डर नॉर्मली ट्रेंड से नहीं आएंगे आपसे, ठीक है, इनके लिए अलग थ्योरी होती है, वो हम अभी नहीं बता पाएंगे। तो इनको दोनों को याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, अब आंसर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है अरेंज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोलैरिटी। 130, क्वेश्चन नंबर 130।
क्वेश्चन नंबर है 130। तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन ऑर्थोक्लोरोटोलुइन का मतलब क्या होता है पहले ये समझे हम। ऑर्थो पोजीशन पे CH3 हो, मेटा पर CH3 हो और पैरा पे CH3 हो, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मुझे इसका वेक्टर निकाल के बताओ फटाफट। चलो वेक्टर निकालो, इसके फटाफट निकालो, ट्राई करो। कहाँ है यार, सवाल ही है वो। निकाल लिया। अब देखो वेक्टर से कौन सा सवाल था ये, वन 130। वेक्टर से अगर अपन देखें ध्यान से तो सबसे पहले तो ये आपका माइनस होगा तो इधर जाएगा, माइनस आई इफेक्ट है तो माइनस आई इफेक्ट है तो लेस से मोर जाएगा, और ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो ये इधर देगा तो ऐड हो जाएंगे ये तो। यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था पैरा में 0 हो जाता है, पैरा का सबसे कम आता है, इसीलिए डाउट आ रहा है आपको। लेकिन पैरा का कम नहीं आता है, पैरा के वेक्टर अपोजिट होते हैं इसलिए कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहाँ वेक्टर सेम आ रहे हैं। ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो धक्का देगा, तो जब ये धक्का देगा ऐसे तो उधर जा रहा है तो ये ऐड हो रहे हैं दोनों वेक्टर, इसलिए सबसे ज्यादा होगा। ऑर्डर ही आ जाएगा इसका तो आंसर दिल्ली, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए मैंने, जितने मेरे पास आए थे मैंने सारे कवर किए हैं। फिर भी कोई रह जाए तो आप फोटो खींचना उसका क्वेश्चन का और फोटो खींच के डाल देना। मैं व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्ड करके आंसर दे दूंगा या हैंड रिटन सॉल्यूशन बना के डाल दूंगा, ठीक है। बाकी जो एक्सरसाइज बची है शीट की, अब उसके भी सारे सवाल आप कर लो। केमिकल बॉन्डिंग का पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लें विद डीपीपी। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर आपको क्या लिख के भेजना है, लिख के मत भेजो सवालों को, आप लिख के 1 2 3 भेज दो, नहीं मुझे फोटो खींच के भेज दो कि ये सवाल हैं। तो होमवर्क आपका कंप्लीट है। अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं सारे डीपीपी प्लस रिमेनिंग जो शीट बची हुई है उसका, तो आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम है, उसमें पूरा कंप्लीट कर लो आप केमिकल बॉन्डिंग का शीट। यानी मंडे है तो नेक्स्ट मंडे को एक वीडियो और डाल देंगे जिसमें आपको सारा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। क्या बोला मतलब मैंने, सारा बॉन्डिंग विद डीपीपी प्लस शीट, और मेरे पास आ जाना चाहिए फोटो खींच के क्वेश्चन का कि ये क्वेश्चन है, और अगर आप उसमें डाउट भी मेंशन कर दें तो बेस्ट रहेगा, मैं उसी डाउट को पर्टिकुलर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।